तो कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास आज जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो टाइम डोमेन एनालिसिस है। टाइम डोमेन एनालिसिस में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। टाइम डोमेन एनालिसिस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल, रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं और कंट्रोलर किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम डोमेन एनालिसिस में सबसे पहले समझा देते हैं कि इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम इस यूनिट से क्या समझना चाहते हैं कि हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करो वो कैसा हो, उसकी ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस पैरामीटर कैसे हो, मतलब उसकी ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस कैसी हो या स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस कैसी हो, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब देखो जरा प्लीज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इन सब पॉइंट टू पॉइंट हम इनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। अब देखिए जैसे टाइम डोमेन में क्या होता है, टाइम डोमेन में इन दिस एनालिसिस response, output response is plotted with respect to time। ठीक है, कैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। जैसे आपको टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम देखता हूँ, किसका? एसी का। एसी में क्या होता है? क्लोज लूप सिस्टम होता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस इनपुट, फिर कंट्रोलर लगा हुआ होता है, फिर प्लांट या कंप्रेसर जो भी है एसी में जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो, और यहाँ पे कंट्रोल्ड आउटपुट। फिर इस टेम्परेचर को मेजर करके टेम्परेचर सेंसर से फीडबैक में देते हैं और टेम्परेचर सेंसर इसको कंपेयर करता है रेफरेंस इनपुट के साथ। ठीक है, कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। तो एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एसी का कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए मुझे इस रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो मान लीजिए मेरे पास 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मुझे रेफरेंस इनपुट का मतलब ये होता है कि आप क्या चाहते हो। रेफरेंस इनपुट का मतलब, एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। रेफरेंस इनपुट का मतलब ये नहीं होता है कि आप इनपुट दे रहे हो। रेफरेंस इनपुट का मतलब ये है कि आप चाहते क्या हो, व्हाट इज़ योर डिजायर्ड आउटपुट। तो जो फाइनली कंट्रोल्ड आउटपुट आना चाहिए वो RS के बराबर होना चाहिए। CS किसके बराबर होना चाहिए? RS के बराबर होना चाहिए। ये है हमारे पास कंट्रोल्ड आउटपुट और ये है हमारे पास रेफरेंस इनपुट या डिजायर्ड इनपुट या डिजायर्ड आउटपुट। इसको रेफरेंस इनपुट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको किसको अप्लाई किया जाता है? एरर डिटेक्टर को। तो हमारे पास जैसे रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे 18 डिग्री सेंटीग्रेड लाना है। तो कैसे लाएंगे? हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट है ना रूम का टेम्परेचर सेंसर उसको सेंस करेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी हमें डिजायर्ड है उन दोनों का कंपैरिजन होगा, प्लस 18 में से 22 जाएगा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। -4 डिग्री सेंटीग्रेड किसको मिलेगा? कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर को पता चलेगा कि अरे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अभी डिक्रीमेंट करना है। तो कंट्रोलर अपने पैरामीटर को चेंज करेगा और प्लांट को बोलेगा कि अभी आप क्या करो, गैस का प्रेशर बढ़ाओ ताकि टेम्परेचर क्या हो सके? कम हो सके। तो कंप्रेसर क्या करेगा? प्रेशर बढ़ाएगा और टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। 21 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, फिर वापस फीडबैक में जाएगा, फिर एरर कितना आएगा? 18 - 21 -3 डिग्री सेंटीग्रेड कंट्रोलर को जाएगा। कंट्रोलर अपने फिर पैरामीटर को चेंज करेगा, कंप्रेसर को बोलेगा और कंप्रेस करो गैस को, टेम्परेचर और कम करना है। उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया,
18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये कंपैरिजन तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारे पास जो डिजायर्ड है वो नहीं मिल जाए। जैसे ही 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एरर सिग्नल का 0 डिग्री, और कंट्रोलर बोलेगा हाँ जो मुझे जो चाहिए था वो अचीव कर लिया, और फाइनली आउटपुट किस पे सेटल हो जाएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर का वेरिएशन कितने डिग्री से कितने डिग्री पे हो रहा है, 22 डिग्री से हमारे पास 18 डिग्री पे हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास कंट्रोल्ड आउटपुट है ना उसका वेरिएशन टाइम के साथ प्लॉट करता हूँ। कंट्रोल्ड आउटपुट, ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है CT इज प्लॉटेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिएगा क्या करें, ये हमारे पास जो भी कंट्रोल आउटपुट आया CT, अगर मैं इसको टाइम के साथ प्लॉट करूँ, पहले t इक्वल टू टाइम, जब हमारे पास स्टार्टिंग में टाइम था इनिशियल t इक्वल टू 0 मान लेते, उस टाइम पे हमारे पास कितना डिग्री सेंटीग्रेड था, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर और ये टाइम। तो उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर है CT, उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता है तो फाइनली कितने पे सेट हो गया, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे सेट हो गया, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमने ये बोला कि हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 22 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड आने में इसको कुछ टाइम लग रहा है। ये जो टाइम है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम। और जब रेस्पॉन्स सेटल आउट हो जाता है तो जो टाइम होता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट टाइम। कौन सा, स्टेडी स्टेट टाइम। तो हमारे पास जो आउटपुट है ना, आउटपुट रेस्पॉन्स, उसके दो रेस्पॉन्स होंगे, एक तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होगा ट्रांजिएंट टाइम में, और स्टेडी स्टेट टाइम में कौन सा होगा, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो ये जो रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स से हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो वेरिएशन हो रहा है 22 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे दो चीज़ें चाहते हैं हम एक चाहते हैं कि ये वेरिएशन फास्ट होना चाहिए, जितना फास्ट होगा उतना अच्छा है। जैसे मान लीजिए एक आप AC खरीद लिया है मार्केट से, आपको बोला कि आप जो चाहोगे वो टेम्परेचर आ जाएगा, लेकिन मान लो AC टेम्परेचर, वही टेम्परेचर लाने में 1 घंटा लगा दे, 2 घंटे लगा दे, तो ऐसा AC प्रेफर करोगे क्या आप, नहीं प्रेफर करेंगे। हमारे पास जो डिजायर्ड टेम्परेचर सेट करना चाहिए वो मोमेंट जो होना चाहिए फास्ट होना चाहिए, वेरिएशन क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। इसका मतलब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो ट्रांजिएंट टाइम क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। तो ओवरऑल हमारे पास इस यूनिट का पहला ऑब्जेक्टिव ये मिल गया कि हमारे पास जो भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आ रहा है वो दैट मस्ट बी फास्ट, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये कि स्टेडी स्टेट टाइम में क्या होता है, स्टेडी स्टेट टाइम में हमें स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स मिलता है, उसमें हम क्या चाहते हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी रेस्पॉन्स आए स्टेडी स्टेट कंडीशन में वो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट के इक्वल आना चाहिए, मतलब कोई एरर नहीं आना चाहिए। इन स्टेडी स्टेट कंडीशन वी वांट लेस एग्जैक्टली डिजायर्ड आउटपुट और कंट्रोल आउटपुट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे कोई एरर नहीं होनी चाहिए। हमने 18 डिग्री बोला था तो 18 डिग्री ही सेट हो जाना चाहिए। कोई मान लीजिए कोई AC है वो 18 डिग्री की जगह 18.1 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर देता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो हमारे पास स्टेडी जल्दी कर लेता है, लेकिन स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमने जो चाहा वो आउटपुट नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए, हमारे पास जो आउटपुट रेस्पॉन्स है उसको टाइम के साथ प्लॉट किया जाएगा, और टाइम दो टाइप में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिएंट टाइम और स्टेडी स्टेट टाइम। ट्रांजिएंट टाइम में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आना चाहिए जो फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये होना चाहिए कि जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स आए और स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हमारे पास एरर होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें लिखिए ज़रा स्टेटमेंट प्लीज़, ये एग्जाम्पल बाद में समझा दीजिएगा रेस्पॉन्स प्लॉट करके, ठीक है। इसमें लिखिए इन टाइम डोमेन एनालिसिस output response is plotted with respect to time and so it has two responses. One is the transient response and another is the steady state response.
The objective of this unit is that transient response should be fast and steady state error मतलब फाइनल कंडीशन में जो हम एरर आएगी हमारे पास RS और CS के बीच में, मतलब कंट्रोल आउटपुट और रेफरेंस इनपुट के बीच में जो एरर आएगी वो 0 होनी चाहिए एंड स्टेडी स्टेट एरर शुड बी 0। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव में हम क्या कंसिडर करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे, हम कोई भी कंट्रोल सिस्टम लेंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोई रेफरेंस इनपुट लगा के देख लेंगे, ऐसे ही अलग अलग इनपुट लगा के देखेंगे और चेक करेंगे आउटपुट कैसा आ रहा है, क्या वो नॉइज़ को सहन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग उसका रेस्पॉन्स कैसा है। ऐसे समझिए लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो हम चेकिंग कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल लगा के कि आउटपुट कैसा आ रहा है। तो आउटपुट हमारे पास ऐसा आना चाहिए जिसमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स फास्ट हो और स्टेडी स्टेट एरर क्या हो, 0 हो। तो हम ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस पैरामीटर भी डिस्कस करेंगे और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस पैरामीटर भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम कई सारे टाइप के एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कंसीडर करेंगे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम कंसीडर करेंगे, इस पर अलग अलग इनपुट लगाएंगे और फिर अगर मान लीजिए ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस वीक होती भी है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे। तो ओवरऑल हमारी इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव ये है और ये इंट्रोडक्शन है। इसको लिख दीजिए ज़रा, फिर हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए अब सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल, वो कौन कौन से होते हैं और उनकी क्यों जरूरत पड़ती है वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स। इम्पल्स इनपुट, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। देखो चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनको बताएंगे कि क्यों जरूरत पड़ गई। ठीक है, इसमें देखो जरा प्लीज। सबसे पहले इम्पल्स इनपुट। इम्पल्स इनपुट का मतलब ये होता है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी ऐसा इनपुट, जैसे रेफरेंस इनपुट हो गया डेल टी, इम्पल्स इनपुट को डेल टी से शो करते हैं और डेल टी का लाप्लास क्या होता है, आर टी इक्वल टू डेल टी, और इसका लाप्लास जो होता है आर एस इक्वल टू 1। ठीक है, अब इम्पल्स का मतलब ये होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे एकदम से हाई मैग्नीट्यूड सिग्नल आ रहा। मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारे पास हाई मैग्नीट्यूड सिग्नल आ गया, ये डेल टी है तो t इक्वल टू 0 पे हाई मैग्नीट्यूड सिग्नल आ गया, वेरी हाई मैग्नीट्यूड सिग्नल। ठीक है, t इक्वल टू 1 पे आया तो उसको क्या लिखोगे, डेल टी माइनस 1। t इक्वल टू 2 पे आया तो डेल टी माइनस 2, मतलब t माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड। इस तरह से t माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमारे पास ये इम्पल्स इनपुट है। तो इम्पल्स इनपुट का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए। इम्पल्स इनपुट हमारे पास रियलिटी में कोई इनपुट नहीं होता है। इम्पल्स इनपुट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हो वो नॉइज़ को सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नॉइज़ का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे एट एनी टाइम एकदम से क्या आता है, हाई मैग्नीट्यूड सिग्नल आ जाता है। अगर हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है नॉइज़ को सहन कर सकता है तो बाकी सिग्नल, बाकी इनपुट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, नॉइज़ परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि क्या इस कंट्रोल सिस्टम पे ऊपर हमारे पास नॉइज़ का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो कोई भी कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले उसकी नॉइज़ परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या
कंसिडर करते हैं इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स इनपुट रियलिटी में कोई इनपुट नहीं होता है, इट इज़ ओनली शोइंग द इफेक्ट ऑफ नॉइज सिग्नल, करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास दूसरा इनपुट है स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट का मतलब ये होता है कि ऐसा इनपुट जिसमें हमारे पास दूसरा है स्टेप इनपुट, इसमें ऐसा इनपुट जिसको यूटी से शो करते हैं। यूटी मतलब जिसका यूनिट स्टेप बोलो तो जिसकी वैल्यू 1 होगी, जिसकी 1 वैल्यू हमेशा किसी भी टाइम पे रहे, t = 0 से t = इन्फिनिटी तक। मतलब एक ऐसा इनपुट जिसका हमेशा मैग्नीट्यूड क्या रहे, कांस्टेंट रहे टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप इनपुट। अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2ut। अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 3ut लिखेंगे, करेक्ट। तो हमारे पास ये हो गया स्टेप इनपुट, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास थर्ड वाला RT है, 3ut या ut है, तो RS क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास भी देख लेते हैं। RS हो जाएगा 1/s, ठीक है। थर्ड है हमारे पास रैंप इनपुट। रैंप इनपुट में RD = t होता है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इनपुट की वैल्यू भी बढ़ेगी। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, लीनियर रिलेशन आ जाएगा। टाइम बढ़ रहा है, इनपुट भी बढ़ रहा है, तो ये कौन सा सिग्नल हो गया, रैंप सिग्नल हो गया। तो हमारे पास RT का लाप्लास RS, t का लाप्लास क्या हो जाएगा, 1/s², ठीक है। फोर्थ हमारे पास इनपुट है पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट में RT = जो होता है रेफरेंस इनपुट, वो होता है t²/2। क्या होता है, t²/2। तो t² का लाप्लास होता है 2/s³ × 1/2, दैट इज 1/s³। सो हमारे पास इसका जो टाइम के साथ प्लॉट बनता है, जैसे जैसे टाइम के साथ प्लॉट बनता है तो वो किस तरह से बनता है, इस तरह से। ये पैराबोलिक हो गया, RT और t की रेस्पेक्ट। तो अल्टीमेटली हम इन स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, पहले ये सोचना पड़ेगा। ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कंट्रोल सिस्टम को जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो लेबोरेटरी में चेक कर रहे हैं कि क्या कंट्रोल सिस्टम जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं नॉइज़ को सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर कोई भी दूसरा इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तब उसकी ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में हम कुछ ऐसे सिग्नल्स यूज़ करते हैं कि जिससे दुनिया की सारी सिग्नल्स कंबाइंडली बनाए जा सके। जैसे टाइम डोमेन सिग्नल कौन कौन से होते हैं, स्टेप्स इनपुट है, रैंप इनपुट है, पैराबोलिक इनपुट है। इन सबको कंबाइंड करके कोई सा भी सिग्नल आप टाइम डोमेन सिग्नल बना सकते हो। तो जब आप टाइम डोमेन सिग्नल कोई सा भी बना सकते हो तो कंट्रोल सिस्टम पे हम क्या करेंगे, 1 by 1 इन सारे इनपुट सिग्नल पे अप्लाई करेंगे और उसको टेस्टेड करेंगे कि उसकी ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस कैसी है, स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस कैसी है। फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा इसकी कंट्रोल सिस्टम की हमारे पास ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस स्टेप इनपुट के लिए अच्छी है लेकिन रैम के लिए नहीं अच्छी है, तो केवल उसको कहाँ तक यूज़ करेंगे, स्टेप इनपुट तक यूज़ करेंगे, रैम के लिए नहीं करेंगे। स्टेप रैम दोनों में अच्छी है तो दोनों में यूज़ करिए। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। क्लियर, इसको लिखो ज़रा प्लीज़। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास वीडियो पॉज करके पहले इसके बारे में लिख देना। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उसके रेस्पॉन्स निकालेंगे। पहले इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालेंगे, फिर स्टेप, फिर रैंप, पैराबोलिक सब निकालते जाएंगे, देखेंगे किसके लिए ये सही तरीके से काम करता है। ठीक, देखो जैसे मान लीजिए एक आरसी सर्किट है आपके पास, इसका आउटपुट वोल्टेज
ये है हमारे पास इनपुट वोल्टेज, ये है R, ये 1/SC, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा हमारे पास? ट्रांसफर फंक्शन होगा आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, क्या हो जाएगा Z2 अपॉन, ये Z2 है, ये Z1 है, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, दैट इज 1/SC R प्लस 1/SC, 1/1 प्लस SRC। RC होता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है, उसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1 प्लस ST, ठीक है। T से डिवाइड करोगे टाइम कांस्टेंट से 1/T S प्लस 1/T, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितने पोल आ रहे हैं? S इक्वल टू -1/T पे एक पोल आएगा, पोल कहाँ आएगा? S इक्वल टू -1/T पे पोल आएगा। तो एक पोल हो गया, तो इसका मतलब कौन सा सिस्टम हो गया? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि अगर किसी सर्किट में इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट एक हो तो हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है। इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट दो हो तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं हो सके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे C1 होता और उस पैरेलल में C2 होता, तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो C1 और C2 पैरेलल में हो जाते तो C1 प्लस C2 हो जाता, तो उनको हम एक बना सकते हैं। तो हमारे पास टाइप 1 सिस्टम ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ पर एक पोल है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, दो पोल है तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले नॉइज़ का इफेक्ट चेक करते हैं। तो नॉइज़ के इफेक्ट चेक करने के लिए इम्पल्स इनपुट देते हैं, मतलब इम्पल्स रेस्पॉन्स। सबसे पहले इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसका मतलब समझिए, रेस्पॉन्स निकालना है मतलब आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इनपुट है इम्पल्स, RT इक्वल टू डेल T, तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट अपन इनपुट, आउटपुट है CS और इनपुट है RS। V आउटपुट अपन V इनपुट भी लिख सकते हो, CS अपन RS भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमारे पास CS अपन RS क्या है? 1/T S प्लस 1/T, क्लियर। तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा? RS इंटू 1/T S प्लस 1/T। तो RS की वैल्यू कितनी है इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए? 1, तो ये हो जाएगा 1/T S प्लस 1/T। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे इसका, तो 1/S प्लस A का क्या होता है? e रेज़ टू माइनस AT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? CT इक्वल टू 1/T, तो बाहर ले लीजिए, e रेज़ टू माइनस T बाई कैपिटल T। कैपिटल T इज द टाइम कांस्टेंट RC, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे? इसको टाइम के साथ प्लॉट करेंगे, टाइम के साथ CT को प्लॉट करेंगे। CT इज प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। T इक्वल टू 0 पे इसमें कितनी वैल्यू होगी? CT 0, 1/T e रेज़ टू 0 कितना आ जाएगा? 1/T। T इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू आ गई? 1/T e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी, e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया? 0 हो जाएगा। मतलब T इक्वल टू 0 पे इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू है 1/T, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव से 0 हो रहा है, किस तरह से डिके हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। मान लो इसका मतलब ये था कि डेल टी को हमने कैसे बनाया था? T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे CT भी शो किया और RT भी शो करते हैं। T इक्वल टू 0 पे हाई पल्स आई, हाई मैग्नीट्यूड की कोई इम्पल्स आई। T इक्वल टू 0 पे हाई मैग्नीट्यूड की कोई इम्पल्स आई या कोई नॉइज सिग्नल आया, तो नॉइज सिग्नल की वजह से आउटपुट आया तो सही, लेकिन वो आउटपुट क्या है? टाइम के साथ डाई आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हमेशा आउटपुट आता रहना चाहिए, नॉइज की वजह से हमेशा आउटपुट नहीं आना चाहिए। हाँ, आउटपुट आएगा, कंट्रोल सिस्टम है, सेंसिटिव है नॉइज सिग्नल को, वैसे तो नहीं सेंस करना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अगर सेंस कर रहा है और उसकी वजह से आउटपुट आ रहा है, तो दैट आउटपुट मस्ट बी डाई आउट एज सून एज पॉसिबल।
ये जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, डाई आउट होना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। तो नॉइज़ का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम जो आउटपुट रेस्पॉन्स है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डाई आउट हो रहा है। इसका मतलब ये नॉइज़ को सहन कर सकता है, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए कोई कंट्रोल सिस्टम है, उसका आउटपुट नॉइज़ के साथ मतलब नॉइज़ के कारण जो आउटपुट आ रहा है, मतलब इम्पल्स रेस्पॉन्स आ रहा है, वो टाइम के साथ डाई आउट नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉट गुड कंट्रोल सिस्टम। उसको नहीं प्रेफर करना चाहिए, उसको किसी भी इनपुट सिग्नल के लिए नहीं यूज़ करेंगे। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नॉइज़ सिग्नल को अच्छे से सहन कर लेगा, मतलब नॉइज़ परफॉर्मेंस इसकी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा लिख सकते हो कि फॉर गुड, यहाँ पे नोट डाल के लिख दीजिएगा, फॉर गुड ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस द आउटपुट, फॉर गुड ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस द आउटपुट ड्यू टू द नॉइज़ सिग्नल must be die out as soon as possible, must be die out as soon as possible। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे स्टेप रेस्पॉन्स। स्टेप रेस्पॉन्स देखिए, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। मतलब अब ये हमें पता चल गया कि नॉइज़ तो अच्छे से सहन कर ली, अब स्टेप इनपुट देंगे। स्टेप इनपुट मतलब यूटी, ठीक। यूटी का क्या हो जाएगा, 1/s, सीटी निकालना है, आर एस की वैल्यू क्या रखोगे, 1/s। अब निकालिए ज़रा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उससे पहले क्या होगा देख लेंगे। देखो सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/s बाई पार्ट कर दीजिए, B/s प्लस 1/t। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 आएगी, बी की वैल्यू -1 कितना आ जाएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सी टी इक्वल टू आ जाएगा 1 - e⁻t/t, ये आ जाएगा सी टी। अब देखो ज़रा प्लीज़, हमारे पास क्या होता है, ये आर टी है, रेफरेंस इनपुट होता है, और यहाँ एरर डिटेक्टर होता है। यहाँ पे कोई भी प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सीटी होता है, और सीटी को हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेके और यहाँ से लेके फीडबैक दे देते हैं इनपुट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास एरर सिग्नल निकलता है। एरर सिग्नल किसका डिफरेंस होगा, आर टी माइनस सी टी। तो हम एरर सिग्नल भी निकाल सकते हैं। एरर सिग्नल क्या होगा, आर टी माइनस सी टी। आर टी क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल है, मतलब 1 वैल्यू है उसकी, और सी टी कितना है, 1 - e⁻t/T, दैट इज e⁻t/T। ये हो जाएगा। अब देखो ज़रा प्लीज़, हम शो करते हैं रेस्पॉन्स सी टी आर टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले रेफरेंस इनपुट की बात करें। रेफरेंस इनपुट आपने क्या दिया, यूटी। यूटी मतलब फॉर ऑल द टाइम इट हैज़ 1 मैग्नीट्यूड, ओनली 1 एम्पलीट्यूड का ये चलता जाएगा, ठीक है, सारे टाइम तक। ये तो इनपुट हो गया, ये हो गया इनपुट। अब सी टी शो करेंगे। सी टी को t = 0 पे वैल्यू कितना रहेगा, और t = इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना रहेगा वो देखना है। तो सी टी हमारे पास t = 0 पे कितना रहेगा, रखिए ज़रा, 1 - e⁻0, दैट इज़ 1 - 1, 0 आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक बात। सी टी = इन्फिनिटी पे कितना आएगा, 1 e⁻ इन्फिनिट 1 - 0, दैट इज़ 1। मतलब इनपुट आपने 1 दिया, आउटपुट 0 से 1 जा रहा है। आउटपुट कहाँ जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है। इनपुट 1 देने पे आउटपुट 0 से 1 जा रहा है, तो सही बात है। आपने इनपुट 1 दिया तो आपका आउटपुट भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इनपुट मतलब इनपुट, रेफरेंस इनपुट मतलब मैंने बताया था आपको कि आप क्या चाहते हो, डिजायर्ड आउटपुट। रेफरेंस इनपुट का मतलब डिजायर्ड आउटपुट। आप डिजायर्ड आउटपुट 1 चाहते हो, तो आपके पास जो कंट्रोल आउटपुट आ रहा है वो भी 1 आ रहा है, लेकिन उसको आने में टाइम लग रहा है। उसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ एरर लास्ट में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लास्ट में एरर 0 हो रही है, क्यों, देख लीजिए जरा पर। t = 0 पे कितना एरर रहेगा, e⁻t e⁻0।
स्टार्टिंग में एरर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और 0 के बीच में 1 है, तो स्टार्टिंग में एरर तो 100% है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब स्टेडी स्टेट में या फाइनल कंडीशन में ई टी इक्वल टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी यहाँ रखोगे t इक्वल टू तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो हमारे पास फाइनली एरर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेप रेस्पॉन्स में हमने ये चेक किया कि आप एक स्टेप इनपुट देते हो तो हमारा आउटपुट भी उसको ऑब्टेन कर लेता है और आउटपुट ऑब्टेन इस तरह से करता है कि फाइनली एरर कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। बस अब हमें ये सोचना है कि ये रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो ये वाला जो टाइम है ये कौन सा टाइम होगा, ट्रांजिएंट टाइम, और फाइनली जो टाइम रह जाता है वो कौन सा टाइम होता है, स्टेडी स्टेट टाइम। ठीक है, तो ट्रांजिएंट टाइम में जो रेस्पॉन्स होगा वो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास जो एरर है वो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बात समझ लीजिएगा। तो नॉइस सिग्नल के कारण भी हमारे पास जो है वो रेस्पॉन्स डाई आउट हो गया था, एरर लास्ट में बची नहीं थी। स्टेप रेस्पॉन्स में भी हमारे पास कोई एरर नहीं बची t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, अगर मैं इसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को रैंप इनपुट लगाऊं तो क्या होगा। रैंप इनपुट मतलब रैंप रेस्पॉन्स। थर्ड वीडियो पॉज करके ये लिखते जाइएगा पहले, फिर आप नेक्स्ट देखना रैंप रेस्पॉन्स। रैंप रेस्पॉन्स का मतलब आपने इनपुट दिया t, तो लाप्लास क्या होगा 1/s²। ct निकालना है। रैंप इनपुट देने पे आपके पास जो रेस्पॉन्स आएगा वो हमारे पास रैंप रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, देखते हैं। a/s², b/s, c/1 प्लस s+1/t। तो आपको क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई एम राइटिंग डायरेक्टली कि हमारे पास CT क्या आ जाएगा, CT ये आ जाएगा t माइनस कैपिटल T 1 माइनस e रेज टू माइनस t अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T इज द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब एरर क्या होगी बताइए ज़रा। एरर होगी RT माइनस CT। RT आपने क्या दिया t, CT क्या है t माइनस कैपिटल T 1 माइनस e रेज टू माइनस t अपॉन t। तो क्या हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल T 1 माइनस e रेज टू माइनस t अपॉन t, ये रह जाएगा। ठीक है, अब रेस्पॉन्स प्लॉट करते हैं। अब देखिए ज़रा प्लीज़, यहाँ पे RT है एंड CT है। RT सबसे पहले बना दें, मतलब आपने क्या दिया, रैंप इनपुट दिया। तो आपके पास t इक्वल टू 0 पे एरर कितना आएगा, t इक्वल टू 0 पे 1 माइनस 1 0, ET 0 की वैल्यू आ गई 0। एरर 0 आ रहा है स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ET नॉट e इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, ये हो गया टाइम कांस्टेंट के बराबर एरर आ गई। मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारे पास पहले तो एरर 0 थी, लेकिन लास्ट में हमारे पास टाइम कांस्टेंट के बराबर एरर आ गई। तो ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये CT है और ये ब्लैक वाला पार्ट ये हमारे पास RT है। तो हमारे पास कुल मिला के बात यही है कि फाइनली t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब स्टेडी स्टेट टाइम में एरर नहीं आनी चाहिए। एरर क्या आ रहा है, टाइम कांस्टेंट आ रहा है, कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आ रही है, तो ये नहीं चाहिए हमें। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है स्टेप इनपुट को तो अच्छा रेस्पॉन्ड करेगा, मतलब अच्छा आउटपुट देगा, उसकी स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, लेकिन रैंप इनपुट के लिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है, क्योंकि स्टेडी स्टेट टाइम में फाइनल टाइम में एरर आनी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास एरर आ रही है, वो नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हमेशा कहाँ तक प्रेफर करोगे, स्टेप इनपुट तक ही यूज़ करेंगे, रैंप रेस्पॉन्स के लिए नहीं यूज़ करेंगे तो आगे की तो सोचने की बात ही नहीं। इसलिए पैराबोलिक इनपुट भी हम नहीं अप्लाई करेंगे। तो
हम ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हमने 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। नॉइज सिग्नल के बारे में, नॉइज सिग्नल में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम अच्छा काम कर रहा था, स्टेप सिग्नल में भी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन रैंप सिग्नल में इसमें प्रॉब्लम आ गया। रैंप सिग्नल में फाइनल कंडीशन में एरर आ गई, इसलिए रैंप के लिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे और पैराबोलिक के लिए भी नहीं यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज़ ओनली यूज फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, नॉइज सिग्नल को तो सहन कर ही सकता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, इतना लिख दो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम।